अलावा शिक्षण संस्थान किसी भी धार्मिक कार्य में छात्रों को हिस्सा लेने के लिए बाध्य भी नहीं कर सकता। उन्हें किसी विशेष धर्म को सुनने के लिए नहीं कह सकता है। अगर ऐसा किया तो ये संविधान के आर्टिकल 28 का उल्लंघन होगा। जबकि मदरसों की बात की जाए तो मदरसों को राज्य सरकारों से फंड भी मिलता है और वो इस्लामी तालीम भी देते हैं। अब सवाल ये है कि अगर ऐसा करना असंवैधानिक है तो राज्य सरकारें मदरसों को फंडिंग क्यों करती हैं? सवाल ये भी है कि आखिरकार मदरसों की स्थापना हुई कैसे, किस अधिकार के तहत मदरसे बने? इस सवाल का जवाब भी संविधान के अंदर ही है। संविधान ने आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यकों को कई तरह के अधिकार दिए हैं। अब आर्टिकल 30 क्या कहता है वो भी समझिए। भारतीय संविधान का आर्टिकल 30 देश में धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को कई अधिकार देता है। ये आर्टिकल ही इन अल्पसंख्यकों को देश में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अधिकार देता है। राज्य सरकार अल्पसंख्यक द्वारा शासित किसी भी शैक्षणिक संस्थान को आर्थिक सहायता देने के मामले में भेदभाव नहीं करेगी। आर्टिकल 30 के तहत दी गई सुरक्षा केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित है और इसे देश के सभी नागरिकों तक विस्तारित नहीं किया जाता। इस आर्टिकल में लिखा है कि राज्य सरकारें मदरसों को फंड देने में कोई भेदभाव नहीं करेंगी और इसी आर्टिकल के तहत राज्य सरकारें मदरसों को फंड देती हैं। मदरसों को फंड देना राजनीति से भी जुड़ा है, जिसमें कई पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए ऐसे मदरसों को पैसे देती हैं। लेकिन यहाँ ये भी समझने की जरूरत है कि आखिरकार आधुनिक जमाने में मदरसे कैसे पुरानी सोच के साथ चल रहे हैं, जिन्हें अब सुधरने की जरूरत है। दरअसल देश में 3 प्रकार के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हैं, जैसे सरकार से मान्यता लेने के साथ साथ आर्थिक सहायता की मांग करने वाले संस्थान। ऐसी संस्थाएं जो राज्य से केवल मान्यता की मांग करती हैं, कोई आर्थिक सहायता नहीं लेती। ऐसी संस्थाएं जो ना तो राज्य से मान्यता लेती हैं और ना ही आर्थिक सहायता की मांग करते हैं। मदरसे दरअसल आम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की तरह ही हैं। इन्हें इस्लाम की तालीम देने के लिए बनाया गया है। वक्त के साथ जब मदरसों में छात्रों की संख्या बढ़ी तो सबको ये महसूस होने लगा कि इस्लामी तालीम हासिल करके जिंदगी की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता। इसीलिए 80 के दशक में कुछ मदरसों में दूसरे स्कूलों की तरह हिंदी, अंग्रेजी और कई भाषाएं पढ़ाई जाने लगी। लेकिन ये व्यवस्था कुछ ही मदरसों तक कायम रही। देश के ज्यादातर मदरसों में अब भी सिर्फ इस्लामिक एजुकेशन मिलती है। केंद्र सरकार ने साल 2020 में संसद में कहा था कि देश में 2 प्रकार की मदरसा शिक्षा प्रणाली के तहत संचालित मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 19,132 है, जबकि 4,878 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। आंकड़ों के आधार पर यह बताया गया कि देश में सर्वाधिक मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में। भारत में असम समेत इस समय कुल 18 राज्य ऐसे हैं जहां पर मदरसों को केंद्र सरकार से भी फंडिंग मिलती है। इनमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं। कुछ राज्य सरकारों ने मदरसों को दी जाने वाली फंडिंग पर रोक भी लगाई है और कुछ सरकारें अभी भी फंडिंग करती हैं। असम सरकार ने ही पिछले साल मदरसों को दी जाने वाली इसी तरह की राज्य फंडिंग पर रोक लगा दी थी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा में इस समय बीजेपी की सरकार है, जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार। यानी सरकारी खर्चे पर धार्मिक शिक्षा देने का काम लगभग सभी सरकारें करती आई हैं। इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है, यह हम आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां इनसे लाभ लेने के लिए इस तरह के फंडिंग करती हैं। क्योंकि भारत का 75 सालों का इतिहास धार्मिक तुष्टीकरण की ऐसी ही मिसालों से भरा हुआ है। अल्पसंख्यकों को अपने अनुमान के मुताबिक, क्योंकि शिक्षा हासिल करने का अधिकार भारत का संविधान देता है, लेकिन बावजूद इस केस का इस्तेमाल किसी और तरह से किया जाता है। देखिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसों को लेकर जिस तरीके की टिप्पणी की है, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कोर्ट को इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि मदरसों में सिर्फ मजहबी तालीम नहीं होती है, बल्कि वहाँ पर अंग्रेज़ी की और हिंदी और इंग्लिश की और एनसीईआरटी की बुक्स भी पढ़ाई जाती हैं। लिहाजा मदरसों को महज मजहबी तालीमात से जोड़ना मुझे लगता है ये कम इल्मी की बुनियाद पर है। और अगर ये तथ्य और तर्क मान लिया जाए कि मजहबी इदारों में सरकारी फंडिंग क्यों होती है, तो फिर हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे मदरसे हैं, बहुत से ऐसे तीर्थ स्थल हैं, बहुत से ऐसे मजहबी त्यौहार हैं जहाँ पर सरकारी खर्च भी होता है और सरकारी फंड भी दिया जाता है।
इसलिए मुझे लगता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को इस मामले पर, इस टिप्पणी पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है और कम से कम जो हकीकत है मदरसों की उससे वाकिफ होने की भी ज़रूरत है। अब सवाल यह है कि मदरसों में आखिरकार पढ़ाई कैसे होती है? क्या मदरसों के अंदर महिलाओं को आने की अनुमति नहीं है? क्या मदरसों में लड़कियों को तालीम नहीं दी जा सकती? इन सवालों का जवाब जानने के लिए मदरसों के अंदर किस तरह से पढ़ाई होती है ये समझना होगा। मदरसों में भी ठीक उसी तरह से पढ़ाई होती है जैसे किसी कॉन्वेंट स्कूल में। जैसे कुछ कॉन्वेंट या प्राइवेट स्कूलों में दिन की शुरुआत सरस्वती वंदना से होती है या फिर ओ माई गॉड ऑल ऑनर इज यू इनसे होती है, लेकिन ठीक वैसे ही मदरसों में अलग अलग तरीके से इसकी शुरुआत होती है। कुछ मदरसों में अल्लामा इकबाल के लिखे गीत सारे जहां से अच्छा गाया जाता है। कुछ जगहों पर लब पे आती है बनके तमन्ना मेरी ये गाया जाता है। कुछ बड़े मदरसे हैं, उनके अपने तराने भी हैं। जो मदरसे सूफी परंपरा के हैं उनमें सूफियाना सलाम गाया जाता है। कुल मिलाकर मदरसों में दिन की शुरुआत तराने से होती है, जैसे कि दूसरे स्कूल